हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग। कृष्णा टॉप स्टडी गाइड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जब तक वीडियो शुरू होती है आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर मिलता रहे और आप सभी के बीच में मेरी वीडियो आ सके। कल यूपीएससी का जो पेपर था, ये आईएएस का पेपर था। तो दोस्तों, इसमें जो 100 क्वेश्चन है, आज हम यहाँ पे उनके जो सटीक आंसर है आज उनको लगाएंगे यहाँ पे। दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम। तो जो इसमें इस बार जो क्वेश्चन पूछ रखे थे, बहुत ही टफ किस्म के क्वेश्चन थे, जो बोलते हैं कि एकदम मॉडरेट लेवल के, हाई लेवल के जो क्वेश्चन थे, और उससे ज्यादा जो इसमें क्वेश्चनों से ज्यादा इस बार इसमें घुमाने के लिए इसमें विकल्प दे रखे थे, जो इसके ऑप्शन है। तो दोस्तों, देखते हैं हम आज के जो क्वेश्चन है कि कैसे कैसे बना रखे थे, आईएएस के लेवल के क्वेश्चन थे। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं, आप सभी को अभी पता चल जाएगा कि ये कैसे क्वेश्चन थे यार। यहाँ पे आज जो भी होगा, हम यहाँ पे आपको सही आंसर, यहाँ पे इन क्वेश्चनों के सही आंसर बताएंगे, क्योंकि मैंने पूरे 2 दिन तक इस पेपर का एनालिसिस किया है अच्छे से, तब जाके मैंने इसका सटीक आंसर निकाला है नेट से ढूंढ ढूंढ के। तो दोस्तों, आप सभी लोग मेरे साथ बने रहे। हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इन्होंने कथन दे रखे हैं, फर्स्ट दे रखा है, होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियम के अधीन समुत्थित किया गया जाता है। होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा भी होमगार्ड बटालियन समुत्थित की गई। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो ये सारे कथन इसके सही है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ कृत्य दे रखे हैं, दूसरी तरफ कृत्य जिस अधिनियम के अधीन आता है। तो पहले आता है, अनाधिकृत रूप में पुलिस या सेना की वर्दी पहनना। उसके सामने शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी में तैनात होने के दौरान जानबूझकर उन्हें गुमराह करना या अन्यथा उनके साथ हस्तक्षेप करना। अधिनियम साक्ष्य अधिनियम 1872 का है। ये बंदूक तोप से अनुष्ठान परक गोली चलाना, दागना, जिससे अन्य लोगों के व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकता है। आयुध संशोधन अधिनियम 2019। तो इसमें जो है, तो इसके सभी सही है। इसका पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो जो इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसके सभी सही है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि प्राय समाचारों में उल्लेखित होने वाले क्षेत्र है, और दूसरी तरफ समाचारों में होने के क्या कारण थे? उत्तरी कीवो और इटूरी, आर्मीनिया और अरबेजान के बीच युद्ध हुआ था। नारगोनो कारबाख, ये मोजाम्बिक में उपलब्ध है। ये खैरसैन और जेपोरिज्रिया, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित है? तो जो ये आंसर है, इसमें कोई भी सुमेलित नहीं, तो इसका डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। बिल्कुल सही है। कथन 2 में दे रखा है, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब की लीग बीच स्थापित हुआ है। तो जो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सी है। इसका ऑप्शन सी है। कथन ए सही है, किंतु कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता था।
अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रतिष्ठित शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों का टीमों का प्रशिक्षित किया है। 4 में दे रखा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये किसको मिलता है? खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी योगदान की सराहना करने के लिए। तो जो इसका होगा, इसका केवल 2 सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, क्योंकि इसमें जो दे रखा है इन्होंने, ये अर्जुन पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये ऐसे नहीं मिलता है, ये भी इसका गलत है। और दूसरा इसका अर्जुन पुरस्कार ये भी गलत है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। नंबर 46वें शतरंज ओलंपियाड। क्वेश्चन नंबर 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पहली बार था जब शतरंज ओलंपियाड भारत में आयोजित किया गया। इसके अधिकृत शुभंकर को तांबी नाम दिया गया था। ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मैचिन कप होती है। महिला विभाग सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी हैमिल्टन रसेल कप होती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? इसमें सिर्फ 2 ही कथन सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, जो तीसरा है ये गलत है। तो इसका केवल 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इसमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है इन्होंने, समाचारों में उल्लिखित संघर्ष का क्षेत्र जिस देश में अवस्थित है, कौन से देश में है ये है जो समाचारों में चल रहा है डोनबास। तो ये यूक्रेन में है। जो काचिन है ये म्यांमार में है, और जो टिग्रे है ये इथियोपिया में है। तो ये सारे के सारे गलत है। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान के निम्नलिखित में से किस एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है जो इन देशों से संबंधित नहीं है? दुर्लभ मृदा तत्वों से समृद्ध निक्षेपों की खोज, चीनी सैन्य बेस को स्थापित करना, सहारा मरुस्थल का दक्षिण विमुखी प्रसार करना, सफल तख्ता पलट करना। जो हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान में निम्नलिखित में से जो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान को आकर्षित करता था, ये था सफल तख्ता पलट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, इस्पात संयंत्र। उपयुक्त में से कितने उद्योगों में बेकार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? केवल 1, केवल 2, केवल 3, इनमें से कोई नहीं, ये सभी 3। तो उर्वरक संयंत्र भी है, तेल शोधक कारखाने भी, इस्पात संयंत्र भी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 10वां क्वेश्चन जो पूछ रखा है इन्होंने, G20 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। G20 समूह की मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, 1 और दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर H.S. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बार्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? पुरातात्विक उत्खनन, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, देसी रजवाड़ों के गिरजाघरों की स्थापना, औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण। तो जो अलेक्जेंडर H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेव, जेम्स बार्गेस, वाल्टर इलियट ये जुड़े थे पुरातात्विक उत्खनन से। ऑप्शन नंबर ए आर्कोलॉजिस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ स्थल दिए, दूसरे तरफ जिसके लिए जाना जाता है। बेसनगर, भाजा और सितन वासल दे रखा है। तो जो बेसनगर है ये शैव गुफा मंदिर नहीं, ये वैष्णव गुफा है। तो जो इसका आंसर होगा, तो जो बेसनगर है ये वैष्णव
वैष्णो गुफा मंदिर है ये, तो ये इसीलिए प्रसिद्ध है। तो जो इसका आंसर होगा इसमें केवल 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर जो इसका पहला है ये गलत है, इसका दूसरा सही है। भाजा बौद्ध गुफा मंदिर है, सितनवासल ये जैन गुफा मंदिर है। उपयुक्त में से कौन सुमेलित नहीं, तो केवल 2 हो गए। उपयुक्त में से युग्म सुमेलित है, कितनी युग्म सुमेलित है, तो ये 2 है, इसका ऑप्शन बी। उपयुक्त में से कितने युग्म सुमेलित है, तो ये सिर्फ 2 होगा, विकल्प 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दे रखा है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, ये भी सही है। फिर कथन 2 दे रखा है कि 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। तो जो इसका दे रखा है इन्होंने कि उपयुक्त कथन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। कथन 1, कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो मानक माप है वो 600 मिलीमीटर से लेके 400 मिलीमीटर है, ये बिल्कुल गलत है। कथन 1 तो बिल्कुल गलत है, तो जब कथन 1 गलत हो सकता है तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। ध्वज की लंबाई ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो बिल्कुल सही। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। दे रखा है कि संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखा है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कथन 2 में दे रखा है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति बनाई। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो जो इसका कथन है, कथन पहला सही है, बिल्कुल सही है। जो कथन 2 है ये गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। अब दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्विट्जरलैंड मूल्यों के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है, बिल्कुल है, ये भी सही है। कथन 2 दे रखा है स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण नीचे रिजर्व है, तो ये गलत है, दूसरा नहीं, ये गलत होगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा। कथन ए सही है किंतु कथन 2 गलत है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और यूरोपीय संघ ईयू ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। कथन 2, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसका पहला तो सही है, बिल्कुल सही है, इसका पहला कथन सही है, लेकिन जो दूसरा कथन ये गलत है, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी बनेगा। कथन ए सही है किंतु कथन 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है, बिल्कुल गलत है। ये जो है ये 3.5% है, तो ये पहले गलत हो गया। लेकिन जो इसका दूसरा है, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनी एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव योजना का लाभ उठाए। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता स्टेबिलिटी
एंड ग्रोथ पैक्ट संधि जो यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटा के स्तर को सीमित करती है। यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारित संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना सुकुर बनाती है। यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांटना सुकुर बनाती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसका पहला तो गलत है, पहला कथन गलत है, दूसरा गलत है, इसका तीसरा कथन सही है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो क्वेश्चन घुमा रखा है इन्होंने इस बार, जो विकल्प बना रखे हैं बिल्कुल ऐसे बना रखे कि आदमी बिल्कुल कंफ्यूजन होने के लिए हो जाए। ये डायरेक्ट भी पूछ सकते थे इनमें से कौन सा सही तीनों में से, तो आदमी टिक वैसे भी लगा देते, एक ऑप्शन लास्ट में डाल देते कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन इस बार जो इन्होंने घुमाने का जो तरीका था, आदमी कहीं ना कहीं से इस क्वेश्चन में लटक जाता। सारे क्वेश्चन ऐसे थे इस बार। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए बौद्धिक संविदा ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलरी माइग्रेशन GCI को अपनाया है। बिल्कुल गलत है। इसमें दे रखा है, जो दूसरा दे रखा है, GCM ने अधिक कथित उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं UN सदस्य लोगों को बाध्यकार है। जो इसमें तीसरा दे रखा है, GCM अपने उद्देश्यों को प्रतिबद्धताओं को के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए कार्य करती है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो इसमें सारे कथन गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। तो जो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास MSMED अधिनियम 2006 के अनुसार जिसके संयंत्र और मशीनरी के निवेश में 15 करोड़ रुपए से लेकर 25 करोड़ रुपए के बीच है, वह मध्यम उद्यम है। लेकिन पहले था, अब इसमें 100 करोड़ कर दिया इन्होंने। ये पहला तो ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो इसका दूसरा है ये होगा, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों को दिए गए ऋण बैंक प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आ रहा है। तो जो इसका होगा केवल दो सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये दूसरा सही है, पहला गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखे इन्होंने, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। US डॉलर या USSWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। दूसरा दे रखा है, कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि ब्याज के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसके दोनों सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्देशित करता है? ऑप्शन ए, अलग अलग प्लेटफॉर्मों से साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया। ऑप्शन बी, किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने के निवेश कार्य समिति। ऑप्शन सी, एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम जहां उत्पन्न होता है वहां पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। ऑप्शन डी, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। बीटा शब्द का जो निर्देशित करता है एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप HSG कार्यक्रम मूलतः भारतीय बैंक स्टेट द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप HSG द्वारा नहीं होता है, ये नाबार्ड के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका ऑप्शन पहला तो गलत है। दूसरा दे रखा है, किसी SHG के समूह के सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायी लेते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है। तो दूसरा सही है।
क्षेत्र ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक SHG के को समर्थन देते, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 सही है। ये देखो, जो इस बार के जो यूपीएससी के जो क्वेश्चन थे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बना रखे हैं, ये हर कोई इनको सही से इनको कर नहीं पाता है, क्योंकि जो मैंने भी कर रखे हैं इसमें क्वेश्चन, तो मेरे भी ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं है। मेरे काट फाट की जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे इसमें 37-38 क्वेश्चन सही जा रखे हैं, बाकी और गलत कर रखे। मैंने इसमें 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे थे, क्योंकि मैंने अभी सारा नेट से निकाल रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। कथन 2 में दिया है, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो जो ये दे रखा है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। कथन 2 में दे रखा है, भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाले विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व के भौम जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। उपयुक्त कथनों में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो जो इसमें दे रखा है, ये कथन 1 तो सही है, लेकिन किंतु कथन 2 बिल्कुल गलत है। तो कथन 1 सही है, किंतु कथन 2 बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। 2 में दे रखे, भारत संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने में छूट प्रदान करता है। 3 में दे रखे, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त की स्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? कथन 1 सही है, लेकिन जो कथन 2 है इसमें ये गलत है, और जो ये दे रखे ये भी 3 गलत है। तो इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक दशकों से गिरा कला और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है और हाल ही के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्लभ के लिए समाचारों में रहा था? अंगोला, कोस्टा रिका, इक्वाडोर, सोमालिया। तो जो इसका आंसर होगा ये सोमालिया था, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। 2 में दे रखा है, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपनी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो इसके दोनों सही है, ए भी सही है, 2 भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। एक क्वेश्चन है 30 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को हर कोई नहीं कर पाता है जैसे सही। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रखे कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के दोनों में से किसी एक सदन या राज्य की विधानसभाओं में नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी आ रहा है? बिल्कुल नहीं। फिर दूसरा दे रखा है इन्होंने, निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक है उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना अधिक होता है। ये भी बिल्कुल गलत है, पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट है, मध्य प्रदेश
के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा सीट है, तो ये भी मान गलत हो जाएगा। चौथा स्टेटमेंट दे रखा है कि पादुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ 8 है, यहाँ पे 16 सीटें, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पादुचेरी की कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों की कुल संख्या के अनुपात अधिक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो जो इसका चौथा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका केवल कथन सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 में दे रखा है कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझा करती है? तो बुल्गारिया नहीं है, चेक रिपब्लिक नहीं है, हंगरी है, लातविया नहीं है, लिथुआनिया भी नहीं है, तो इसका जो है ये है रोमानिया। तो उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा लगती है? तो ये लगती है केवल 2, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए में दे रखा है भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की कुल मात्रा ध्रुवों से प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा के लगभग 10 गुनी होती है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये 10 गुनी नहीं 2.5 गुनी होती है। ऑप्शन बी में दे रखे उन्होंने अवरक्त किरणें सूर्यताप के लगभग 2/3 भाग है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, 2/3 भाग नहीं है, ये भी गलत है। अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जल वाष्प द्वारा विरुद्ध रूप से अवशोषित होती है, तो यही सही है, बाकी ये तो अपने आप ही गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 दे रखे इन्होंने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन 2 में दे रखे उन्होंने उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव का द्रुत उद्घटन होता है। पहला इसका गलत है, दूसरा इसका सही है, तो इसका कथन होगा, इसका जो ऑप्शन डी सही होगा। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान द्वितीयार्ध शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। कथन 2 में दे रखा है जल की विशिष्ट उष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट उष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कथन पहला भी सही है, कथन दूसरा भी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ एस तरंगे से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती है, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट दूसरा है पी तरंगों में अलग अलग तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंग में कण तरंग प्रसार की दिशा में समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं, तो दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। दूसरे में दे रखा उन्होंने कि उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले स्थापित नहीं है। तीसरे में दे रखे उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, तो इसका तीसरा गलत है, दूसरा भी गलत है स्टेटमेंट, पहला सही है, तो इसलिए केवल इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, बॉल वेच्य पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेखित है? ऑप्शन में दे रखा है मच्छरों से प्राप्त होने वाले विषाणु रोगों को प्रसार नियंत्रित करना है, ये सही है, इसका ऑप्शन नंबर सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। बड़े पैमाने पर बारीक पीसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना, ये सही है। चूना
मिलाकर महासागरों की क्षारता बढ़ाना, ये भी सही है। विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अधिग्रहण कर उसे कार्बोनेटकृत जल के रूप में पर्याप्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना है, तो ये भी सही है। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सभी तीन। क्वेश्चन नंबर 39, एरियल मेटाजिनोमिक्स निम्नलिखित में से किस एक स्थिति का सबसे सही निर्दिष्ट करता है? किसी पर्याववास में वायु से डीएनए प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्रित करता है। किसी पर्याववास की पक्षी जातियों को आनुवंशिक रचना को समझना। गतिशील प्राणियों में रुद्र प्रतिदर्श लेने के लिए वायुवहित युक्तियों का प्रयोग करना। भूमिगत और जल निकायों में पादप एवं जंतु प्रतिदर्श एकत्रित करने के लिए आगम्य क्षेत्रों में ड्रोन भेजना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना। स्टेम कोशिकाओं को विधिक प्रयोगात्मक ऊतकों में रूपांतरित होने के लिए उद्यत करता है। उद्यान कृषि के पादपों के कॉलोनी प्रसार को संबोधित करना है। किसी समष्टि और श्रृंखलाबद्ध औसत परीक्षण कर औषधों की प्रभावकारिता का आकलन करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राणी जाति की विशिष्ट जातियों के बीच विकास पारक संबंधों का अध्ययन करना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। यह राज्य की नहीं या केंद्रों का है, बिल्कुल सेंट्रल लेवल का है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया इसका। दूसरा दे रखा है स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है, भी सही है। इसके उद्देश्य से 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना शामिल है। तो ये गलत है। उपयुक्त में से कितने कथन गलत सही है? तो इसमें केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें दे रखा है कि एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दे रखा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट है ये, इसमें स्कूल जाने से पूर्व प्री स्कूल बच्चों, किशोर और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। तीसरा दे रखा है इन्होंने कि इसमें बच्चों और किशोरियों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है। और चौथा दे रखा है इन्होंने इसमें मलेरिया, हेमोग्लोबिन और विनोपैथी और फ्लोरियोस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानीय बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। उपयुक्त में से कितने कथन सही है? तो जो इसका दूसरा कथन है ये गलत है। इसमें कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट से में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। बिल्कुल होता है। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त पर पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते। तो ये गलत है इसका। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। कार क्रैश टक्कर का जिससे एयर बैग लगभग तुरंत फैल जाता है, पता लगाना होता है। 2 में दे रखा है लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना है। माइक्रोफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है, पता लगाना है। तो उपयुक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरण मापी एक्सीलरोमीटर में प्रक्रिया की
आ सकता है। तो इसमें पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही, तो इसका सभी होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45 दे रखा है कि पुनः संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदों बायोफिल्टर की भूमिका में के निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे का हटाकर अपशिष्ट उपचार बनाता है। स्टेटमेंट 2, जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनियम में को नाइट्रेट में बदल देते हैं। स्टेटमेंट 3, जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। तो इसमें केवल 2 सही है। इसका जो पहला है ये गलत है। इसका निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सैफिट अंतरिक्ष में धूल और गैस के बादल विशाल बादल है। निहारिकाएं तारे और आवर्ती के रूप में जलते बुझते हैं। पल्सर न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उसका निपात हो जाता है। तो जो इसका पहला है तो ये भी गलत है, जो इसका दूसरा है ये भी गलत है। होना ये चाहिए था, इसका ये होना था, इसका ये होना था। इसका पल्सर सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल, जापान। तो ये है अपना जापान के पास, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में औद्योगिक चाल पर प्रधार नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान में आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित करती है। बिल्कुल गलत है। दूसरा, अग्नि 5 मध्यम दूरी से पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये भी गलत है। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका ऑप्शन डी होगा। ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। बिल्कुल सही है। कोयला आधारित उष्ण शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट में पारा प्रदूषण है। ये भी सही है। पारा के संपर्क में आने से कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। तो ये भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तीनों की तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 50, हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे में दे रखा है इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे में दे रखा है इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका पहला गलत है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला तो गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो इसका केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। जितने भी आपके देखना पेपर कैसे बन रखा है इस बार का, आप सभी लोग इसका एनालिसिस खुद से भी एक बार करिए। मैं तो अभी इसको यूट्यूब में डाल ही दूंगा, लेकिन आप लोग भी अपने आप से इसको एक बार करने की कोशिश कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं, यूपीएससी का नया पैटर्न कैसा है। जो क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है, अब ये है हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये धान्य कटक जो महासंघिकों के आधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है? आंध्र, गंधार, कलिंग, मगध। तो जो ये बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ है तो ये है धान्य कटक, ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है स्पूत की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। बिल्कुल सही है। स्पूत की जो संकल्पना है बौद्ध की संकल्पना है। स्पूत आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बिल्कुल सही। जो बौद्ध के अवशेष हैं उनके जो निक्षेपागार बना रखा है ऊपर। क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट तीसरा है, बौद्ध परंपरा में स्पूत एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो ये भी सही है। तो इसका सभी तीनों सही है। उपयुक्त कथन सही है। तो ये तीनों की तीनों सही है। नंबर 53, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकाई, पोमपुहाउ और मुरुचि किस रूप में सुविख्यात थे? राजधानी नगर, पतन, लोहा और इस्पात निर्माण के केंद्र में जैन तीर्थकारों के चैत्य। तो ये थे पतन के रूप में फेमस थे। कोरकई और
पुम्पहा और मिर्ची ये क्या थे, पतन के रूप में ये बंदरगाह थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगम कविताओं के यथावर्णित वट किरुतु तल की प्रथा को स्पष्ट करते हैं? ऑप्शन ए, राजाओं द्वारा महिल अंगरक्षकों को नियुक्त करना, राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने हेतु एकत्रित होना, किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों द्वारा पशुओं को भगाना, युद्ध में पराजित राजा को आमरण अनशन कर अनुष्ठान मृत्यु वर्ण करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा है, निम्नलिखित साम्राज्यों पर विचार कीजिए। होयसल, गहड़वाल, काकतीय, यादव। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने अपने राज आदि 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में स्थापित किए हैं? जो ये दे रखा है इन्होंने होशियाल, तो होशियाल है ये 1006 से लेके 1346 ईस्वी के बीच में है ये। तो ये भी नहीं, ये भी 8वीं सदी में नहीं आता है। तो ये आता है आपका 10वीं सदी में आता है ये आपका। जो दे रखा है दूसरा दे रखा है गहड़वाल, तो ये आपका 11वीं सदी से लेके 12वीं सदी तक था। ये तीसरा दे रखा है काकतीय साम्राज्य, तो ये 12वीं सदी से लेके 14वीं सदी तक चला ये। और जो ये दे रखा है इसमें यादव, तो यादव 12वीं से लेके 14वीं तक, ये भी 12वीं से 14वीं तक था। काकतीय और यादव एक साथ का साम्राज्य। तो इसका उपयुक्त में से इसमें से कोई भी नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देवी चंद्रम, बिलहण, हमीर महाकाव्य, नए चंद्र सूरी, मिलिंद पन्ना, नागार्जुन, नीति, वाक्यमृत, सोमदेव सूरी। तो उपयुक्त में से कितने सुमेलित है? उपयुक्त युग्मों में से कितने युग्म सुमेलित है? तो जो ये दे रखे इन्होंने हमीर महाकाव्य, एक तो ये सुमेलित है इसमें, दूसरा वाला, और जो इन्होंने दे रखा है नीति वाक्यमृत, ये भी सही है। तो जो ये देवी चंद्रम है ये विशाखा दत्त की है, जो मिलिंद पन्ना है ये नाग सैनी की। तो इसमें केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन की संपदा नहीं है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जल धाराओं और अन्य अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है, जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के एक मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? बौद्ध परंपरा को, जैन परंपरा को, शैव परंपरा को, वैष्णव परंपरा को। तो ये करता है, जो इंगित करता है, ये प्रतिबिंबित करता है, तो ये करता है इसको शैव वैष्णव परंपरा को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 58, ये तो अच्छा क्वेश्चन था, ये सबको पता था। विजयनगर साम्राज्य में के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नगर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुल्ले का निर्माण भी किया था? देवराय प्रथम ने ऑप्शन नंबर ए, ये सबको पता था। तो ये कब किया था? 1406 से लेके 1422 ईस्वी तक देवराज प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 59, मध्यकालीन गुजरात के निम्न में से इनमें से किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द किया था? दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द किया था। अहमद शाह, महमूद बेगड़ा और बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। तो ये था बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर सी, जिसने पुर्तगालियों को गुजरात से यहाँ तक केरल तक आने में इनकी मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया है? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये दे रखा है, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? तो ये होगा 1833 का एक्ट, ऑप्शन नंबर डी। तो जो ये 1833 का एक्ट था, ये क्या था? पहले था 1893 का एक्ट। तो ये था बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाना, बंगाल के गवर्नर जनरल को वहां का जनरल नियुक्त करना 1873 का था। ये 18
33 का जो चार्टर एक्ट था इसमें दे रखा था कि एक भारत का गवर्नर जनरल बनाना, और जो 1858 का था ये था वही फिर क्या बनता था 1858 का एक्ट, भारत का गवर्नर जनरल ही भारत का क्या बनता था, वायसराय बनता था। फिर 1950 में जब भारत बन गया वही वायसराय अब भारत का राष्ट्रपति बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी था, ऑप्शन नंबर डी सही था। क्वेश्चन नंबर 61 है, सारभूत में विधि की सम्यक प्रक्रिया की अभिप्राय क्या है? नरसिंह न्याय की सिद्धांत, वैदिक विधि द्वारा स्थापित पद्धति, विधि की निष्पक्ष नियुक्ति, विधि के समक्ष समता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी था, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कथन फर्स्ट दे रखा है, इसमें कथन पहला है, भारत में देव दिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुसरण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती है। बिल्कुल सही है। कथन 2 में दे रखा है, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। कथन दोनों सही इसका ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन ए की सही व्याख्या है। नंबर 63 में दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यह अनावरण यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्माण करता है, या राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है, या सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध बनाता है, या सामाजिक न्याय और सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा का प्रतिभूत करता है। तो इस संविधान के मुख्य प्रयोजन जो सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है तो ये है या सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध बनाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 64 है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूलभूत अधिकारों की न्यायिक व्याख्या की अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया जाता है? पहला संशोधन 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां संशोधन। तो ये होगा 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें ही आपातकालीन समझने के लिए इसमें संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन 1978। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के निम्नलिखित संगठनों और निकायों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। उपयुक्त में से कितने संवैधानिक निकाय? केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो इसमें से सिर्फ एक ही है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, ऑप्शन नंबर ए। बाकी और सारे गलत है, ये राष्ट्रीय निकाय नहीं है, ये संवैधानिक। प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के कर्तव्य के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधि मान्य हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरे में दे रखा है इन्होंने कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई और उसके निर्वाचन अभी होने से ऐसा भी नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति का चुनाव फिर भी हो सकता है, मुलतवी नहीं किया जा सकता है। जो तीसरा दे रखा है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति की अपनी अनुमति देनी होती है। तो ये भी नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संसद के वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दे रखा है कि जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित कर अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। तो ये कर सकती है राज्यसभा, तो ये भी सही है। तीसरा दे रखा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो इसके बिल्कुल तीनों कथन सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा।
जो इन्होंने इसमें दिया होगा ऑप्शन नंबर सी। सभी 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रतिरक्षित अधिसूचित कर देती है तो पहला दे रखा है, राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक पदाधिकारी बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। दूसरा दे रखा है, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है, तो पहला भी होगा, दूसरा भी होगा। ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी व वनोत्पाद संग्रह की अनुमति नहीं होती है, इसमें होती है, गलत है, ये गलत है। दूसरा स्टेटमेंट तीसरा गलत है इसमें। ऐसे क्षेत्र लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है, नहीं होती इसमें, तो इसका होगा केवल 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली बड़ी प्रशासकीय इकाइयां जिला होती है और सबसे छोटी ब्लॉक गांव के समूह का होता है, बिल्कुल सही है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित की जाती कि वह राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन भेजे, तो पहला सही है, पहला सही है। तीसरा गलत है, क्योंकि ये संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित नहीं होता, ये राज्यपालों के द्वारा अपेक्षित होता है, जिन्हें गृह मंत्रालय को अपने वार्षिक प्रतिवेदन देना होता है, तो ये होगा केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दे रखा है उन्होंने कि भारत के उच्चतम न्यायालय में अपने कतिपय निर्णयों में से विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 116 के 4 के अधीन बनाई गई आरक्षण नीति प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 में द्वारा सीमित होगी, बिल्कुल सही है। पहला तो कथन सही है, लेकिन जो दूसरा कथन दे रखा है इसमें भारत के संविधान का अनुच्छेद 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करती है, ये कहीं नहीं दे रखा है संविधान में, तो ये दूसरा इसका गलत है, परिभाषित नहीं करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। पहला सही होगा, दूसरा किंतु कथन दूसरा गलत होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कथन पहला दे रखा है कि आधारित संरचना निवेश न्यासों इन्वेस्ट मतलब डिपॉजिट जमा में हुई ब्याज की आय उसके निवेशकों की में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त किंतु लाभांश कर योग्य है। दूसरा कथन दे रखा है वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन इन्वेस्ट को ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो कथन दूसरा तो गलत है इसका। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। पहला भी ठीक है, लेकिन जो दूसरा है इसमें गड़बड़ है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, ना ऑप्शन नंबर बी होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 जो है वो कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है, तो इसका 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कोविड विश्वमारी के बाद हाल ही के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी, बिल्कुल सही है, ताकि महंगाई न हो, ब्याज दरें बढ़ जाती है। इस भारत का जो आरबीआई है इसने भी उस समय अपनी ब्याज दरें बढ़ा दी थी, क्योंकि कोविड महामारी के बाद कहीं ऐसा न हो कि भारत में महंगाई बढ़ने लग जाए। कथन दूसरा है आमतौर पर केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है, तो ये भी सही है, तो इसका होगा कथन ए और कथन 2 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे व्यापक साधन हो जाए, तो दूसरे में दे रखा है इन्होंने कार्बन संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर के राज्यों को हस्तांतरित कर देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, तो पहला सही है, दूसरा इसका गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा।
बिल्कुल राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारतीय रिजर्व बैंक की निम्नलिखित में से किस एक गतिविधि को बाध्यकरण स्टेरिलाइजेशन के एक भाग के रूप में माना जाता है? खुला बाजार कार्रवाई का संचालन, निपटारा और भुगतान प्रणालियों की निगरानी, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ऋण एवं रोकड़ प्रबंधन, गैर बैंक वित्तीय संसाधनों के कार्यों का विनियमन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये होगा खुला बाजार कार्रवाई एवं संचालन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बॉन्ड बाजार, शीघ्र ब्याजी द्रव्य बाजार, कॉल मनी मार्केट, कोष पत्र बाजार, ट्रेजरी बिल मार्केट। चौथा दे रखा है स्पॉट मार्केट। पूंजी बाजार में उपयुक्त में से कितने शामिल है? अब पूंजी बाजार की बात कर रही तो पूंजी बाजार में इसमें 2 शामिल है, शीघ्रवृद्धि द्रव्य बाजार कॉल मनी मार्केट है और दूसरा कोष पत्र बाजार है, ट्रेजरी बिल मार्केट भी है। तो इसका दूसरा और तीसरा सही है, बाकी दोनों गलत है, ये भी गलत है, स्टॉक मार्केट भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 75-76 पे निम्नलिखित में से कौन सा एक लघु कृषक बड़े खेत की संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन है? तो पहला दे रखा है, युद्ध के कारण अपने देश की बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों को एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते पुनः स्थापन करना है, ये भी नहीं हो सकते। किसी देश में किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समा में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं का समाकलन और संगति लाते हैं, बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। फिर इसमें सीधे रखा है कि किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन पर निगमित निकाय को किसी नियत अवधि दे देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि का भुगतान करता है। तो इसका ये भी गलत है जो इसमें दे रखा है इसमें। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। पर विचार कीजिए, भारत सरकार काले तिल, नाइजर, गुजोटिया, एबिसिनिका के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थक कीमत उपलब्ध कराती है, बिल्कुल है। काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है, ये भी सही है। भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयुक्त में लाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी के सभी 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेश पर विचार कीजिए। ब्रांड पहचान, माल सूची, बौद्धिक संपदा, ग्राहकों की डाक सूची। उपयुक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? ये कह रहा है कि अमूर्त निवेश कौन कौन से? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो इसमें केवल 3 होगा, क्योंकि जो ये ब्रांड पहचान है ये भी है, माल सूची नहीं है, माल सूची नहीं है, ये बौद्धिक संपदा है, ग्राहकों की डाक सूची है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जनकिंकिया निष्पादन, वन और पारिस्थितिकी शासन सुधार, स्थिर सरकार और कर एवं राजकोषीय प्रयास। तो सम स्तर कर आक्रमण के लिए 15वें वित्त आयोग ने उपयुक्त में से कितनों को जनसंख्या क्षेत्रफल के आई के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये क्या है? इसका जनकिंकिया निष्पादन है, दूसरा वन और पारिस्थितिकी ये भी है, और जो इसका 5वां है कर एवं राजकोषीय प्रयास है। तो बाकी तीसरा और चौथा इसमें गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित आधारित संरचना क्षेत्रों पर विचार कीजिए। किफायती आवास, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। तीसरा है स्वास्थ्य देखभाल। चौथा है पुनर्नवीकरण ऊर्जा। डी होगा, सभी 4 है। ऑप्शन नंबर डी, किफायती आवास, सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्नवीकरण ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नंबर 81 है, कथन 1, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप डिपोजिट होने के बावजूद अपने अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही है, नहीं, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% समृद्ध एनरिच्ड यूरेनियम का होना आवश्यक है।
तो ये 60% नहीं है, इतना भारत में नहीं होता है, यूरेनियम भारत में नहीं मिलता इतना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पहला कथन ए सही है, लेकिन कथन तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 82 दे रखा है इसमें, कथन शिशुधानी स्तनीय मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते हैं। कथन 2 में दे रखा है शिशुधानी स्तनी केवल परभक्षित रहित पर्वतीय घास स्थलों में पनप सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन ये सही है, शिशु स्तनी मार्सुपियल प्राकृतिक रूप से में भारत में नहीं होते हैं, लेकिन इनको भारत से विदेश से भारत में लाया जा सकता है पकड़ के। तो ये होगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 83, संक्रामक इंसेंटिव जीव जाति स्पीसीज विशेषज्ञ समूह जो बेसिक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है निम्नलिखित में से एक संगठन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दूसरा दे रखा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन और एनवायरमेंट प्रोग्राम। तीसरा दे रखा है संयुक्त राष्ट्र और पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड कमीशन फॉर द एनवायरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। तीसरा दे रखा है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, वर्ल्ड वाइड फंड एंड नेचर फॉर नेचर। तो जो ये दे रखा है संक्रामक इंसेंसिव, इन्वेसिव और जीव जाति स्पीसीज विशेष समूह जो बेसिक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस को विकसित करता है, वो करता है ICUN। ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित प्राणी जात पर विचार कीजिए। सिंह-पूंछी मकाक आपको पता चलेगा वो मकाक बंदर होता है। दूसरा है मालाबार सिवेट, तीसरा है सांबर हिरण। उपयुक्त में से आमतौर पर रात्रिचर या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते। तो सिंह-पूंछी मकाक ये तो दिन में होता है, ये तो है नहीं, लेकिन जो मालाबार सिवेट है ये रात को होता है, सांबर हिरण शाम के सूर्यास्त के बाद होता है। तो इसका केवल 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगी संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य वेंगल डांस करता है? तितली, ब्याज, पतंग, ड्रैगन फ्लाई, मधुमक्खी, बर। तो ये होगा मधुमक्खी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार की। कुछ छत्रक मशरूमों में औषधीय गुण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कुछ छत्रकों में मन प्रभावी साइकोएक्टिव गुण होते हैं, ये भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। कुछ छत्रकों में कीटनाशकीय गुण होते हैं, ये भी होते हैं। कुछ छत्रकों में जैव संधि स्लिप्त बायोल्यूमिनेसेंट गुण होते हैं। तो ये पहला भी होगा, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सभी 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो भारतीय गिलहरी हैं उनके बारे में विचार करना है। पहला दे रखा है कि वह भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ की निर्माण करती है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा है वह अपने भोज्य पदार्थ जैसे दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है, बिल्कुल है। वह सर्वभक्षी होते हैं, तो ये भी है, पहला भी है, दूसरा है, तीसरा है। तो इसका केवल 2 होगा, पहला नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। विचार कीजिए। कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक के ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक के नीचे तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, ये भी सही है। तीसरा, कुछ सूक्ष्म जीव कम pH वाले अत्यंत अम्लीय वातावरण में भी पनप सकते हैं, तो बिल्कुल पनप सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? मत्स्य मार्जार, फिशिंग कैट, ओरेंग-उटेन, उदबिलाव या स्लोथ बियर। तो ये होगा ओरेंग-उटेन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एरोसोल फॉर्म एजेंट, अग्रिमंधक, स्नेहक, लुब्रिकेंट। उपयुक्त में से कितनों को बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयुक्त होता है? केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो इनमें सभी में होता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, और सभी चारों में होता है। लुब्रिकेंट
अभी अग्रिमंदक में भी होता है, फॉर्म एजेंट में भी होता है, एरोसोल में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी उल्लर झील से होकर जाती है, बिल्कुल सही है, झेलम नदी उल्लर झील से होकर जाती है। दूसरा है, कृष्णा नदी सीधा कुलेरो झील का भरण करती है, तो ये इसका गलत है। तीसरा है, इसमें गंडक नदी के विषम कर्ण झील निर्मित हुई है, बिल्कुल ये सही है, तो इसका ऑप्शन ये जो है ये गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पतन फोर्ट दे रखे है, जिस रूप में सुविख्यात है, वो क्यों सुविख्यात है? अब ये दे रखा है कामराज और फोर्ट भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत सबसे पहला प्रमुख पतन है, बिल्कुल सही है ये। दूसरा दे रखा है मुंद्रा पोर्ट भारत में निजी स्वामित्व वाला सबसे बड़ा पतन है, तो ये भी हो सकता है, ये भी सही है। विशाखापत्तनम पोर्ट है भारत में सबसे बड़ा आदान पतन कंटेनर पोर्ट है, तो ये गलत है इसका, भारत में ये सबसे बड़ा नहीं है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट सबसे बड़ा भारत का है, तो केवल 2 युग्म सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वृक्षों पर विचार कीजिए। कटहल, आर्टोकार्पस हेटेरोफाइल्स। दूसरा महुआ, मधुका इंडिया, सागौन, टैकोना ग्रैंडिस। उपयुक्त में से कितने पर्णपाती वृक्ष हैं? तो ये पर्णपाती वृक्ष कह रहा है, तो उपयुक्त में से 2 पर्णपाती वृक्ष हैं, महुआ है, सागौन है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा, जो कटहल है कहीं भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, बिल्कुल सही है। चीन की तुलना में भारत की कृषि प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादकता अधिक है, तो ये गलत है, तो इसका ऑप्शन ये गलत है, तो इसका केवल ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 ऑप्शन सही है। इसमें 95 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट व सर्वोत्तम उदाहरण है, जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है? तो ये क्वेश्चन में आंसर है भितरकनिका, गारन मैंग्रोव, मरकानन लवण बेसिन, नौपाड़ा अनूप, कच्छ का रण। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, कच्छ का रण, जिसमें वर्तमान समय में सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। समुद्र स्तर के पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है कच्छ का रण। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रोटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं? एल्युमिनियम, तांबा, लोहा और टाइटेनियम। तो ये है टाइटेनियम के ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, किस देश द्वारा उत्पादित किया जाता है? जो ये विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, वो 3/4 कोबाल्ट, वो कौन सा देश उत्पादन उसका करता है? अर्जेंटीना, बोत्सवाना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, फिर डी है कजाकिस्तान। तो ये है कांगो, ऑप्शन नंबर सी, ये 70% है वहां पे, कांगो 70%। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन एक कांगो बेसिन का भाग है? कैमरून, नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान, युगांडा। तो ये है इसका नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है, बिल्कुल गलत है। दूसरा दे रखा है कि बिलिंगरिनरंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग में है, ये पूर्वी भाग में नहीं, ये दक्षिणी भाग में स्थित है, तो ये भी गलत है, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। सेचालम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में, तो ये पश्चिमी घाट के नहीं, पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग में, तो ये भी गलत है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, किसका? 99 का। क्वेश्चन नंबर 100, भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अधीन पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर डिब्रूगढ़ और सूरत को जोड़ता है। तो ये बिल्कुल गलत है, डिब्रूगढ़ को नहीं सिलचर को जोड़ता है। तो पहला ये इसमें गलत हो गया। दूसरा है इसमें त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरहे को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड के चियांग माई से जोड़ता है। तो ये भी गलत है। तीसरा दे रखा है बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार आर्थिक गलियारा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के वाराणसी चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। कुनमिंग से नहीं, कोलकाता वाराणसी से नहीं, ये वो कलकत्ता से जोड़ेगा। तो इसमें से कोई नहीं, उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसे आप सब देख रहे होंगे कि आज हमने यहाँ पे जो आईएएस का पेपर था वो प्रीलिम्स का पेपर था, तो आज हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे जितने भी यूपीएससी के 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी के थे। जो कल पेपर आया था बहुत ही हार्ड और टफ मॉडरेट पेपर था, ये इतना इजी पेपर नहीं था। जो इसकी मेरिट जाएगी तो इसकी मेरिट 70 या 75 के आसपास पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जो पेपर था ये बहुत ही टफ पेपर था। और हमने यहाँ पे अपने 100 क्वेश्चन कर लिए। अब एक भी क्वेश्चन इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने नेट से निकाल के 2 दिन से ये कर ही रहा हूँ, ताकि मैं आप लोगों के बीच में एकदम सटीक आंसर ला सकूं। इसलिए मैंने आप सभी के बीच में ये आईएएस का पेपर सॉल्व किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।